नमस्ते। आज की इस चर्चा में एक बेहद अद्भुत ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। पूरे 11,000 सालों का सफर। 9,000 ईसा पूर्व के बिल्कुल प्राचीन काल से लेकर आज के इस आधुनिक युग तक। इस प्रस्तुति में कोई राजनीति नहीं होगी, बस ठोस ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर भारत के संपूर्ण इतिहास को खंगाला जाएगा। तो चलिए इस रोमांचक और विशाल सफर की शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप, जो एक टाइम मशीन की तरह काम करेगा। इस लंबे इतिहास को हमने 5 प्रमुख युगों में बांटा है। पहला, भारतीय सभ्यता का उदय। दूसरा, साम्राज्यों का स्वर्ण युग। तीसरा, आक्रमण और मध्यकालीन प्रतिरोध। चौथा, स्वतंत्रता संग्राम। और आखिर में आधुनिक भारत का वैश्विक पुनरुत्थान। आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, भारतीय सभ्यता का उदय। 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व का वो समय जब कहानी की शुरुआत आज के बलूचिस्तान के पास मौजूद मेहरगढ़ की प्राचीन पहाड़ियों से होती है। इमेजिन कीजिए, हम 9,000 ईसा पूर्व के मेहरगढ़ में हैं। यहीं से शुरुआती खेती और बस्तियों का सिलसिला शुरू हुआ था। फिर 3500 ईसा पूर्व आते आते लोग पहाड़ियों को छोड़कर सिंधु नदी घाटी की उपजाऊ जमीन की तरफ बढ़ने लगे। 2500 ईसा पूर्व तक तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी सभ्यताएं अपने एकदम पीक पर थीं। लेकिन 1900 ईसा पूर्व के आसपास शायद जलवायु परिवर्तन या नदियों के रास्ता बदलने की वजह से इनका पतन शुरू हो गया। और फिर एंट्री होती है 1500 ईसा पूर्व के वैदिक लौह युग की, जहां लोहे की खोज ने खेती और समाज की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब जरा इन शुरुआती सभ्यताओं की तकनीकी क्षमता देखिए, सच में हैरान करने वाली है। बाईं तरफ 9,000 ईसा पूर्व का मेहरगढ़ है। वहां सिर्फ शुरुआती इंजीनियरिंग या खेती ही नहीं थी, बल्कि डेंटिस्ट्री, जी हां, दांतों के इलाज के सबूत भी मिले हैं, वो भी बारीक पत्थरों की ड्रिल से। और दाईं तरफ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को, इनका ग्लोबल ट्रेड, वो रहस्यमयी लिपि जिसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, और बिटुमेन वाटरप्रूफिंग वाली कमाल की साफ सफाई की व्यवस्था। मतलब ये लोग दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत बहुत आगे चल रहे थे। और इनका ग्रिड सिस्टम तो देखिए। सिंधु घाटी में सड़कें एक दूसरे को एकदम सटीक 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। नालियां पूरी तरह से ढकी हुई थी। ये अर्बन प्लानिंग कुछ ऐसी थी जो आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ जैसे स्मार्ट महानगरों को भी कड़ी टक्कर दे दे। कमाल की बात है ना। अब आते हैं दूसरे भाग पर, साम्राज्यों का स्वर्ण युग। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। महाजनपदों के उदय के बाद इस दौर में विशाल और पूरी तरह से एकीकृत साम्राज्यों ने जन्म लिया। शाही सत्ता के ये माइलस्टोन्स बहुत दिलचस्प हैं। 326 ईसा पूर्व में जब यूनानी शासक सिकंदर की सेना भारत की सीमाओं से लौट गई, उसके बाद मगध में चंद्रगुप्त के मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। 261 ईसा पूर्व में आता है सम्राट अशोक का ऐतिहासिक कलिंग युद्ध, जिसने भारी विनाश के बाद शांति का रास्ता दिखाया। थोड़ा और आगे बढ़ें तो 78 ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। और आखिर में 320 ईस्वी में महान गुप्त साम्राज्य की नींव रखी गई। इन दो महान साम्राज्यों की तुलना करना काफी दिलचस्प है। एक तरफ मौर्य साम्राज्य था जिसने अपने गजब के प्रशासन से भारत को जोड़ा, उनकी सीमाएं तो ईरान तक फैली हुई थीं। और कलिंग के बाद अशोक का शांति और धर्म को अपनाना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दूसरी तरफ था गुप्त साम्राज्य, जो कला और विज्ञान का अल्टीमेट पीक था। इसी दौर में दिल्ली का वो लौह स्तंभ बना और ज्ञान के महासागर के रूप में नालंदा यूनिवर्सिटी खड़ी हुई। और यहीं पे एक ऐसा ब्रेक थ्रू हुआ जिसने दुनिया बदल दी, शून्य की अवधारणा। गुप्त काल के दौरान महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का वो सिद्धांत दिया जिसके बिना आज हम कंप्यूटर या आधुनिक विज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ये विज्ञान और गणित के लिए सच में एक असली स्वर्ण युग था। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। आक्रमण और मध्यकालीन प्रतिरोध, 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी। देखिए, इतिहास हमेशा शांत नदी की तरह नहीं बहता, और ये दौर भारी संघर्षों का गवाह बना। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इस दौर को समझेंगे। विदेशी आक्रमणों की लहरें कुछ इस तरह रहीं। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का पहला बड़ा आक्रमण हुआ। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गया। 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध ने तो दिल्ली की सत्ता ही पलट दी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जहां बाबर ने तोपों और बारूद के दम पर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन इन सब के बीच 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक इस दौर के कड़े प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनकर उभरा। इस दौर का एक बहुत ही भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा है।
कवि चंद्रबरदाई की ये पंक्तियां सुनिए। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। ये पंक्तियां उन्होंने नेत्रहीन सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए कही थीं ताकि वो सिर्फ आवाज की दिशा और दूरी का अंदाजा लगाकर मोहम्मद घुरी पर अपना अचूक शब्दभेदी बाण चला सकें। और हाँ, ये दौर सिर्फ आक्रमणों का नहीं था बल्कि अटूट प्रतिरोध का भी था। कई योद्धा हुए जिन्होंने हार नहीं मानी। बप्पा रावल, जिन्होंने आक्रमणकारियों को ईरान तक खदेड़ दिया। दक्षिण में हरिहर और बुक्का, जिन्होंने बेहद समृद्ध विजयनगर साम्राज्य खड़ा कर दिया। अरावली के जंगलों से मुगलों को ललकारने वाले महाराणा प्रताप, स्वराज्य और एक ताकतवर नौसेना बनाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, और अकल्पनीय यातनाएं सहने के बावजूद भी न झुकने वाले संभाजी महाराज। इन सब ने अपनी जमीन के लिए असाधारण लड़ाई लड़ी। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, स्वतंत्रता संग्राम 1757 से 1947 ईस्वी। अब मध्यकालीन तलवारों की जगह संघर्ष मुख्य रूप से ब्रिटिश उपनिवेशवाद, उनकी आर्थिक लूट और प्रशासनिक कंट्रोल के खिलाफ था। औपनिवेशिक शासन की टाइमलाइन कुछ इस तरह आगे बढ़ी। 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और यहीं से भारत के भयंकर आर्थिक शोषण की शुरुआत हुई। इसके खिलाफ 1857 में भारत का पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम भड़का। फिर 1919 का वो जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी। और आखिर में एक लंबी जद्दोजहद के बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ, जो अपने साथ विभाजन का एक बहुत गहरा जख्म भी लेकर आया। आज़ादी की इस लड़ाई के कई अलग अलग मोर्चे थे। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन था, तो दूसरी तरफ सशस्त्र क्रांतिकारी संघर्ष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो हुंकार भला कौन भूल सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज का वो जो दृढ़ संकल्प था ना, उसने सच में विदेशी सत्ता को जड़ से हिला दिया था। अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी भाग पर, आधुनिक भारत का वैश्विक पुनरुत्थान 1947 से लेकर 2026 के विजन तक। ये कहानी है एक ऐसे राष्ट्र की जो बंटवारे की राख से उठकर दुनिया के सामने एक ग्लोबल पावर हाउस बनकर खड़ा हुआ। आज़ादी के बाद के इन माइलस्टोन्स को देखिए। 1947 में सरदार पटेल द्वारा 562 बिखरती हुई रियासतों को एक करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर 1971 का ऐतिहासिक युद्ध, जहां इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर देखा गया। 1998 में पोखरण का सफल परमाणु परीक्षण, और 2023 में स्पेस की दुनिया में वो गौरवशाली उपलब्धि जब चंद्रयान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी सफल लैंडिंग की। भारतीय स्पेस और विज्ञान का ये सफर सच में असाधारण रहा है। जरा सोचिए, शुरुआत कहां से हुई थी? जब शुरुआती रॉकेट के हिस्सों को साइकिल पर रखकर ले जाया गया था। वहां से लेकर पोखरण परीक्षण तक का सफर, जिसने दुनिया को तकनीकी क्षमता दिखाई। और आज दुनिया का पहला ऐसा देश बनना जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बहुत ही कम लागत वाली स्वदेशी तकनीक से अपना रोवर उतारा है। अब जरा इस नंबर 5 पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूती से खड़ा है। ये देश के डिजिटल विकास, तेजी से बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और उस आर्थिक उछाल का जीता जागता सबूत है जिसे आज की युवा पीढ़ी आगे ले जा रही है। 9000 ईसा पूर्व के मेहरगढ़ से लेकर आज के इस आधुनिक विजन तक भारत का इतिहास बिल्कुल एक फीनिक्स पक्षी की तरह है, जो बार बार अपनी ही राख से उठ खड़ा होता है। 11,000 साल की ये पूरी चर्चा हमें एक ही बात सिखाती है, इतिहास कभी हारना नहीं बल्कि गिरकर फिर से उठना सिखाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, इस प्राचीन सभ्यता के लिए अगले 10,000 साल क्या लेकर आने वाले हैं? इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस ज्ञान से भरे सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए।